महाराज श्री, आप में जितने ये हैं सभी लोग आप हमारे फार्म पे गए होंगे, हमारी लौकी आप लोगों ने देखी होगी। ऐसा कोई नहीं होगा, हमारी लौकी देख के 3.5 फीट की लौकी है और इतना बढ़िया, मतलब जो उस पर पिछले महाराज जी 10-11 सालों से लौकी पे काम कर रहे, वो बीज महाराज जी हरियाणा से मंगाया हुआ था लौकी का। एक अमरजीत जी किसान है, उनसे हमने लिया था। अमरजीत जी, वो भी ये खेती करते हैं, कुदरती खेती। तो उनसे लौकी का लिया था। लौकी का यहाँ पर जो सरप्राइज जो प्रदर्शनी लगती है, तो कृषि मंत्रालय के महाराज जी अधिकारी मेरे पास आए, बोले कि इसमें से लौकी दो दे दो, मुझे उसे शो करनी, दिखानी है उसमें आप कितनी बड़ी है। उनके पास दिखाने के लिए नहीं है। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से, आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी से अनुमति ली, तो बोले कोई नहीं, दे दो इनको। तो मैंने उसको बैंगन और लौकी वो ले गए और उसको उनको अवार्ड मिला। लेके तो वो जो है, तो कई मतलब संक्षेप में ये है पूरा कि आप कुदरती लौकी कितनी पैदा की? लौकी महाराज जी जो हमारी आई 130 से 140 कुंटल एक एकड़ में, 140 कुंटल। आलू लगाया महाराज जी, आलू दिखाया, एक आलू 800-900 ग्राम का एक आलू वजन में। और आलू मोस्टली जो यहाँ लगाते हैं 70 कुंटल 80 कुंटल तक निकलता है। हमारा आलू 116 कुंटल, 115 से 116 कुंटल एक एकड़ में निकला महाराज जी आलू। आलू 116 क्विंटल? 116 कुंटल महाराज जी एक एकड़ में। वो सब लोग देख के हमारे महाराज जी। कितना वजन था महाराज जी? 800 ग्राम 900 ग्राम का है। मैंने भाई को दिखाया था, मित्तल जी को, भाई मित्तल जी देख के इसका फोटोग्राफिंग भी की थी, तो उस पर भी काम किया। ये पूरा आलू में क्या है कि आलू में रोग लगते हैं, ये येल्ली विलाइट और पोस्ट विलाइट। पहले एक तो वो झुलसा बोलते हैं, अंगेता झुलसा, और बाद का बोलते हैं पिछला झुलसा। सबसे बढ़िया इसका उपचार है महाराज जी जो हमने दिया इसको, वो भी साइंटिस्ट लोग भी ले गए। आप लकड़ी का बुरादा होता है जैसे झुलसा रोग, जैसे शीशम की लकड़ी हो गई, पकी हुई लकड़ी होनी चाहिए या वो, तो उसकी जैसे ही आप आलू डालें, पौध लगाएं, तो 1 एकड़ में 5 से 6 किलो लकड़ी का बुरादा ले लें, 5 से 6 किलो, और लगभग 1 किलो तक 800 से 900 ग्राम 1 किलो तक कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में आता है, केमिकल फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट। और नीम की निमोड़ी आप लोगों के यहाँ होती हैं, तो 2 से 3 किलो तक नीम की निमोड़ी कूट के अच्छी तरीके से उसमें बुरादे में मिला लें, लकड़ी के बुरादे में, और एक कॉपर सल्फेट उसमें मिला दें। 1 एकड़ क्षेत्र में उसमें आप न तो एल्ली विलाइट आएगा न पोस्ट विलाइट आएगा, इसकी पूरी गारंटी देते हैं। हमने ये 3 से 4 साल लगातार किया, तब आपको बता रहा हूँ इसका पूरी। जबकि आम किसान 1 एकड़ पे एल्ली विलाइट पोटैटो और पोस्ट विलाइट पर लगभग जो उनका खर्चा आता है 5 से 6 हज़ार रुपये आता है 1 एकड़ में, केवल इस रोग को रोकने के लिए, और वो भी पूरा जहर होता है एक तरीके से पूरा। और सामान्य तरीके से जो खेती करते हैं उसमें कितना पैदा होता है? सामान्य तरीके से महाराज जी जो आलू उनका पैदा होता है लगभग 70-80 कुंटल तक आ जाता है। और तो ये आपका उपज बढ़ गई, लागत कम हो गई, जहर से बच गए। मैंने ये जो बात थी ना, लोग जो भी बात करता था कुदरती खेती की जी, पैदावार कम होती है, लागत ज्यादा लगती है, ऐसी बातें भ्रम फैला करके लोगों को और इसके यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड्स की तरफ धकेल दिया। और सबसे बढ़िया है कुदरती खेती में एक महाराष्ट्री सबसे बात है कि लाइफ आपको जो है ना क्रॉप रोटेशन रखना है, जीवन चक्र का बदलाव करना है। एक ही खेत में एक ही फसल नहीं लेना है, एक ये चीज है। अगर आप एक ही फसल लेंगे तो एक, क्योंकि हर क्रॉप एक स्पेसिफिक मतलब वो लेते हैं, न्यूट्रिएंट खींचती है जमीन जो है उससे। हाँ, पहले ऐसे अलग अलग तरह की फसल ले लेते थे। हाँ, मिश्रित, इसलिए मिश्रित फसल चक्र का भी हम लोग पिछले जो 4-5 साल से मॉडल तैयार किए। मिश्रित फसल चक्र का भी काफी प्रभावशाली इफेक्ट आता है और काफी अच्छी यील्ड उपज मिलती है। गन्ने के साथ में ली है, मेथी धनिया के साथ कुछ ऐसा भी तो किया कि खेत में कुछ ऐसे फूल लगा दिए कि सारे कीड़े उन फूलों पर चले गए? जी महाराज जी, वो मैंने अरहर की क्रॉप ली थी, सबको पता है। अभी बात कर रहा था मैं पुनिया जी से, बोलते कि अरहर में बहुत बीमारी आती है, उसमें वो अमेरिकन सुंडी आती है, वो तो कि मुश्किल कर देती फसल का। सबसे बढ़िया आपको इलाज है पतंजलि योगपीठ, पूरे दृढ़ता और पूरे मतलब जो है साइंटिफिक डाटा के साथ बात कर रही है आपसे कि आप 1 एकड़ अरहर की फसल ले रहे हैं, उसके लगभग 15 फीट चारों तरफ छोड़ दीजिए 1 एकड़ में, 15 फीट का एरिया, और उस 15 फीट में आप तिल डाल दीजिए। तिल जो होता है ना, आप लोग तिल जो जाते हैं, तिल आप उसमें डाल दीजिए। ये सोचिए कि तिल की हमें फसल नहीं लेनी, आप अरहर लगा दीजिए। जिस समय अरहर में लाल अमेरिकन सुंडी का प्रकोप होता है, वो सारी सुंडी तिल पे आ जाती है, तिल के पत्तों को खाती है, उसके फल को भी नहीं खाती है, तो तिल का भी कुछ नहीं बिगड़ता और अरहर की फसल पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। और तिल भी मिल गया। तो ये पूरा कई बार इसको रिपीट किया, कई फसल चक्र में महाराज जी 3-4 साल लगातार इसको अप्लाई किया, तब के बाद ये डाटा आया। सूरजमुखी भी लगाया, वो भी लगाया, तो सबसे अच्छा प्रभाव तिल पर आया हमारा शरीर। इसी तरह मूंगफली लोग करते हैं। अब मूंगफली हालांकि राजस्थान की क्रॉप है, पता यहाँ राजस्थान के काफी लोग आते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, हमारी मूंगफली देख के दंग रह जाते, कहते हैं यार ये तुम यहाँ इस मिट्टी में ऐसी मूंगफली कैसे ले रहे हो।
हम लोग नए अनुभव, नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मूंगफली लगाने का टाइम है वो लगभग जो है मानसून के पहले लगाते हैं, जून है, जुलाई के आसपास। तो आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी बोले कि तो वो कर ही रहे, तो इस बार थोड़ा इसमें खरपतवार ज्यादा हो जाती है। मानसून पे जैसे ही आपने लगाई तो घास कई आ जाती है, ऑर्गेनिक में घास का कोई निदान है नहीं है, खरपतवार ज्यादा हो जाता है। तो बोले इस बार थोड़ा चेंज कर दे, तू फरवरी मार्च में लगा के देखे क्या होगा, देखा जाएगा। तो फरवरी मार्च में शुरू कर दी पहली बार। देखा क्या कि उसमें महाराष्ट्र खरपतवार भी बहुत कम हुई, ईल्ड बहुत अच्छी निकली, 6 से 7 कुंटल निकली। फिर दूसरी बार फिर किया हुआ अनुभव, दूसरी बार किया तो और ज्यादा अच्छी ईल्ड हुई। और तीसरी चौथी बार जब चौथी बार जो अभी मूंगफली हार्वेस्ट होगी महाराज जी, उसको हम सुखवा रहे हैं, और सुखवा के पूरा है कि लगभग जो है 9 कुंटल के आसपास निकल जाएगी 1 एकड़ में मूंगफली पूरी। 1 एकड़ में 9 कुंटल। अब महाराज जी क्या है कि हमने इसके चारों तरफ भिंडी, 1 एकड़ की जैसे हमने मूंगफली ली तो इसके लगभग 20 फीट, 15 से 20 फीट के बीच में भिंडी लगा दी थी। होता है कि मूंगफली में टिक्का रोग आता है, सबको पता है टिक्का रोग बहुत फंगल रोग होता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, और ये मूंगफली की फसल को लगभग जो है 50 से 60% तक कम कर देता है टिक्का रोग। पूरा पत्ती जो है वो टिक्का जैसी हो जाती है, पौधा बिल्कुल कुम्हला जाता है, दाने मूंगफली में नहीं पड़ते हैं, दाने पड़ते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे पड़ते हैं, और जड़ों के चारों तरफ जो है मूंगफली के है तो छोटी छोटी पुंडिकाएं बन जाती हैं उसमें। तो वो जो है इसके रोग के लक्षण हैं। तो वो क्या है कि अगर आप चारों तरफ इसके भिंडी लगा देंगे, मैंने भिंडी लगाया, तो टिक्का रोग उसमें आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 10-20% ही होते हैं। और भिंडी पे? भिंडी महाराज जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भिंडी का जो है ना उसके साथ में कॉम्पिनियन क्रॉप है, भिंडी में भी उसका प्रभाव ही पड़ता है कि भिंडी में जो रोग आता है, भिंडी में मोस्टली क्या है कि आपका मोजेक आता है, भिंडी में पत्ती पर लगने वाले ये चेपा जो रोग है, एफिड्स हैं, इनके प्रभाव ज्यादा आते हैं, एफिड्स वगैरह के, तो उनका भी इफेक्ट कम पड़ जाता है महाराज जी काफी उससे। तो ये भी मूंगफली के साथ भिंडी की फसल लेना। और यहाँ की मूंगफली भी मोटी मोटी है, लंबी लंबी, वो छोटे दाने वाली नहीं, हेल्दी दाना है जी महाराज। हेल्दी वो सब आश्चर्य करते कि ऐसा कैसे कर लिया इसका इतना इतना बड़ा उसका वो है, मतलब हमें भेजता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो 9 कुंटल तक इस बार अभी निकाला उसका हो जाए। इसी तरह कद्दू का लिया है, कद्दू का है, धनिया का है, मेथी पे सारे एक्सपेरिमेंट। आपकी कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो पतंजलि योगपीठ ने न की हो। हम क्या करते हैं, पैसे पे महाराष्ट्री का ध्यान है, महाराष्ट्री कहते हैं तू एक्सपेरिमेंट कर। बाकी यूनिवर्सिटी, बाकी जगह तो वहां पे वो लोग वो देखते हैं, लेकिन सौभाग्य है कि जब उसमें उतरते हैं गहराई में तो देखते हैं कि इससे तो फायदा हो गया। पहले डर लगता है कि यार खर्चा ज्यादा ना हो जाए इसमें, थोड़ा देखें, लेकिन जब ईल्ड आती है उसके एक्सपेरिमेंट तो लगभग जो है सफल हो जाते हैं महाराज जी। लगभग 80% तक जो एक्सपेरिमेंट किए पूरी तरह सफल हुए, केवल 20% जरूर होंगे जो सामान से, 80% रिजल्ट सफलता के साथ हुए। इसी तरह कद्दू का है, कद्दू हमारे यहाँ लगभग एक कद्दू 35 से 40 किलो का लिया है। 35-40 किलो का? जी महाराज जी, कद्दू 35 से 40 किलो एक फल की वेट बता रहा हूँ, वजन बता रहा हूँ, है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं उनके, पूरा सब रिकॉर्ड। वो बीज महाराज जी महाराष्ट्र से मंगाया था, महाराष्ट्र से वो सुभाष शर्मा जी है ना, वो भी इस पे काम करते हैं। तो आज के 4-5 साल पहले उनसे बीज लिया था थोड़ा। तो उस बीज को महाराज जी क्या है कि बीज को भी संभाल के रखना, उसका पूरा प्रोपोगेशन करना, और जो है उसका सीड सिलेक्शन भी बहुत साइंटिफिक। और ये कम से कम पैसे में करता है। एक हमने बीज वाली एक बहन बुलाई, उसने पहले ही साल बजट दे दिया 40 लाख का। ये अपना कहाँ रखते हो अभी तुम बीज? महाराज जी मैं हमने सीड बैंक छोटा सा बनाया, राख है आपकी, राख लेते हैं, हवन भस्म लेते हैं, उसमें जो माचिस की आपकी तीली है उसका फास्फोरस निकाल लेते हैं, उसी तरीके से पूरा डिब्बे बना रखे हैं, उसको जो है शीट पैक कर देते हैं, पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। गेहूं का महाराज जी एक अलग एक्सपेरिमेंट किया था, उसका थोड़ा बताऊं? गेहूं बता दे। गेहूं का क्या, जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, जैसे गन्ना लगाते हैं ना डोल पे बेड बना के, तो बेड बना के हमने चूंकि हाथ से बुवाई करवाई थी, मशीनें हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे आप लोग कर्मायन वो तमाम मशीनें चली आजकल यहाँ तक कि उससे भी बेड बन जाते हैं, तो हमने तो वो हाथ से बेड बनवाए जैसे गन्ने वाले होते हैं। और बेड जैसे 1 फीट चौड़ा बेड हो गया, उसके दोनों तरफ इधर इधर हाथ से सीड सोइंग की 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में आप समझो 14 कुंटल हमारा वो निकला। हुआ क्या कि उसमें महाराज जी कल्लों की संख्या बहुत हो गई। अमूमन जो गन्ने कल्ले वो 12 से 14 तक कल्ले गेहूं की उसमें होती हैं, उसमें महाराज जी 24 कल्ले निकले उसमें, इतनी डिस्टेंस देने पे जो बेड पे लगाया उसका। और उस पर पानी भी कम लगा खर्च मुश्किल, क्योंकि ये नमी केवल लेता रहता था उसका। दूसरा कि उस पर लगने वाला जो करनाल वंट रोग होता है, पूरा जब बाली आती तो आपने देखा कि बाली की जगह उसमें काला चूर्ण भर जाता है, उसे करनाल बंट रोग बोलते हैं। करनाल क्षेत्र में काफी होता है, इसलिए वो साइंटिस्ट घूमने गए तो उनको करनाल क्षेत्र में मिला, इसलिए उनको नाम ही दे दिया करनाल बंट महाराज जी। उसे काफी 1937-38 में देखा था उन्होंने वो रोग पहली बार। तो वो करनाल वंट जो है रोग, इसमें इस प्रकार से अगर आप करोगे बहुत कम। फिर वो जो बेड आपका है बना दिया, जो खाली स्थान रहा
1 फुट में आपने लगा दिया तो खाली नीचे रहा, उसमें मेथी डाल दी उसमें, क्योंकि सर्दी का टाइम होता है तो मेथी भी आसानी से मिल जाती है। तो मेथी महाराज जी लगा, मेथी भी काफी मिल गई। वो मेथी के प्रकोप से जो है आपका ये करनाल बंट जो रोग लगा उससे पूरी तरह फसल सुरक्षित रही काफी उसका। अब गन्ने का बताओ। गन्ने का जो किया महाराज जी, गन्ने का एक तो मिश्रित फसल चक्र के आधार पे किया। जैसे गन्ना 1 एकड़ में लगाया तो 4 फीट का हमने रास्ता लिया, 4 फीट में 2 रो गन्ने की लगाई 4 फीट में। फिर हमने 12 फीट का गैप दे दिया। उस 12 फीट में हमने उसके साथ में कोई क्रॉप ले ली। पहली बार में हमने गोभी ली थी, फिर मैंने चना भी लिया, सेम भी लिया। इसी तरीके का 1 एकड़ में लगातार बेड बनाते हैं। लेकिन उसमें गन्ने में सबसे प्रमुख बात ये ध्यान रखनी है कि जो आप बेड बनाएं, जो लाइन खींचें, वो उत्तर दक्षिण होनी चाहिए, क्योंकि गन्ना जो है वो C4 प्लांट है। C4 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको सबसे ज्यादा रोशनी सूर्य की चाहिए होती है। जैसे मक्का है, गन्ना है, ये दोनों C4 प्लांट है। जितना ज्यादा इसको प्रकाश मिलेगा उतना ज्यादा इसकी ईल्ड मिलेगी। तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण उसकी रो बनानी चाहिए। तो उसमें बनाया तो गन्ने का पहली बार में 270 निकला, फिर दूसरी बार में 340 के आसपास निकला। इस बार 400 कुंटल तक हमारी उपज उसकी गन्ने की आई। और अलग से जो हमने उपज ली वो अलग महाराष्ट्री जो 400 क्विंटल के अलावा दो उसके बीच में जो बेड के बीच में जो जगह थी उसमें जो सब्जियां और दूसरी चीजें ली वो अलग है। 70 से 80 हजार रुपए का नेट प्रॉफिट है खर्चे निकालने के बाद वो सब्जियों में 1 एकड़ में 70 से 80 हजार। और फिर गन्ने की कीमत अलग होगी। गन्ने की अलग महाराज जी। मैंने रसगुल्ला प्रजाति लोग बोलते हैं रसगुल्ला प्रजाति, यहाँ पर सारे किसान आए वो देख के बोले कि आपने रसगुल्ला प्रजाति लिया, इसमें तो सबसे ज्यादा बीमारी आनी है, सबसे ज्यादा इसमें रेड रोट आना है, सबसे ज्यादा इसमें टर्माइट आना है, सबसे ज्यादा इसमें शूट बोरर आना है, सबसे ज्यादा इसमें जो है ब्लाइट्स आने हैं। लेकिन हमारा उसमें कुछ भी नहीं आए भी तो ये तो बेड वाला हुआ, बिना बेड का भी तो कर रहे हो? जी महाराज जी, बिना बेड का भी किया है उसका। और इधर संत कुटीर में कितना था? संत कुटीर में महाराज जी उसमें जो हमने निकाला था वो 380 कुंटल के आसपास उसका आया। वो भी करीब 400। और उसमें एक बार खाद दिया था खाली? एक बार। वो भी कौन सा खाद दिया था? उसका महाराज जी वर्मी कंपोस्ट दिया था उसमें। वर्मी कंपोस्ट एक बार खाद दिया खाली और बस अपना बो दिया अपना, ठीक है। अब नेडअप कंपोस्ट है। किसान लोग खाद बनाते हैं अपने घरों में, थोड़ा टेक्निक अलग करके। हम औरों से अलग सोचते हैं, औरों से अलग करते हैं। महाराष्ट्री का यही ध्येय रहता है कि औरों से अलग सोचो, औरों से अलग करो। हमने नेडअप सिस्टम सबको पता है, नेडअप खेती कैसे करते हैं बहुत वो उसमें महाराष्ट्री बोलते हैं अलग करो, तो हमारे अलग नेडअप तो वही सिस्टम है, उसी तरह बनाए। हमने क्या है उन्हें बीच बीच में करते रहे कि जैसे ही हम उसमें डालते क्या है, तो हम अपनी गायों को भूसा भी है ना वो छान के खिलाते हैं जिससे कि डस्ट ना जाए। तो उसका जो मिट्टी आया वो हो गया। एग्रीकल्चर बेस्ट जितना बचा सब्जियां वगैरह का उसका आ गया। तो नेडअप में हम लेयर वाइज 6 इंच हम वो डालेंगे। जब आपका खरपतवार हो गया, एग्रीकल्चर बेस्ट हो गया, या हमारा जो भूसा छन के आया वो डाला। फिर इसके बाद हमने 6 इंच गोबर की लेयर डाल दी। फिर इसके बाद जो अतिरिक्त किया, लोग थोड़ा लोभ कर जाते हैं, बोले कि 2 किलो गुड़ कहाँ से ले आए, क्योंकि होता मैंने 2 किलो गुड़ लिया और लगभग 200 लीटर पानी में घोला, उसका महाराज जी छिड़काव उस पर कर दिया बेड पे। फिर इस तरह लेयर बनाई। उससे क्या हुआ, एक तो जल्दी डिकम्पोज हो गया, और जब लैब में टेस्ट किया महाराज जी तो उसमें नंबर और माइक्रोब संख्या जो हुई वो करोड़ों में, मतलब माइक्रोब बेनिफिशियल माइक्रोब हुए। जैसे आपका स्टेप्टोकोकाई है, आपका इकोलाई है, आपका जो है साल्मोला है, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 प्रकार के, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो कोई भी खाद में अगर ग्राम पॉजिटिव ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ग्राम नेगेटिव कम होगा तो वो अच्छा माना जाएगा। ग्राम नेगेटिव ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव संख्या में कम है तो वो थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। तो हमारी उसमें ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनकी संख्या करोड़ों में पाई गई महाराज जी, काफी अच्छा उसमें। और उसके अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा 1 पॉइंट तक रहता है जो नेडअप कंपोस्ट बनाते हैं, जो लोग करते हैं। हमारा जो नेडअप का जो हमने नाइट्रोजन टेस्ट किया अपने 2.3 तक नाइट्रोजन आई है नेडअप कंपोस्ट में। ये 2.3 बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नेडअप कंपोस्ट में 2.3 नाइट्रोजन परसेंटेज ले लें उसमें। मैंने सबसे अच्छा सलरी का खाद है जो कि बिल्कुल सिंपल है और उससे गैस भी मिलती है। अपना सारा जो ग्राम उद्योग में जितनी भी रोटी रसोई का सब जो काम होता है वो सब गैस के द्वारा ही होता है। और लाइट भी जलाते हो? लाइट नहीं जलाते महाराज जी। लाइट तो जब कभी, क्योंकि जब मशीनें फिनाइल वगैरह चलनी होती है या बॉयलर चलने होता है गोबर निकालने का, तो लाइट जलाते हैं। अगर वो गौशाला में जैसे 4 बजे जगते लोग तो हम वो जनरेटर ही चलाते हैं बायोगैस वाला। उससे 120 घन क्यूबिक मीटर गैस निकलती है 24 घंटे में। 3000 किलो हम गोबर डालते हैं, 3000 लीटर पानी डालते हैं। लोग क्या कि सर्दियों में बोलते हैं गैस कम बनती है, हमारी सर्दियों में भी मेंटेन रहती है। सर्दियों में हम क्या करते हैं, अजोला डाल देते हैं। अजोला आप सब जानते हैं टेडोफाइट होता है, कुट्टी मशीन से काटो और जो है उसको चूरा करके जैसे गोबर वो घोलते हैं उसके साथ में लगभग जो है 60 से 70 किलो पर्याप्त होता है एक बार में, उसके साथ में डाल दो, पूरा टेम्परेचर बढ़ा देता है। अजोला महाराज जी एक टेडोफाइट होता है, हर्ष होती है अजोला, तो तालाबों वगैरह में उगा होता है काफी, तो हम अजोला उसमें डालते हैं। उससे टेम्परेचर पूरा मेंटेन हो जाता है अंदर का
सर्दियों में भी, भयंकर सर्दियों, उसमें भी पूरी गैस निकलती है महाराज जी हमारी बायो। तो उधर सबसे अच्छा खाद सैलरी का, दूसरा ये संजीवक वाला, और एक गाय से आप 5 से 10 एकड़ जमीन में आराम से खेती कर सकते हो, एक गाय से। और सारे यूरिया, डीएपी, तमाम तरह की पेस्टिसाइड, इन सब से मुक्ति मिल गई। इतनी सी बात, एक गाय से 5 से 10 एकड़ जमीन में खेती हो जाती है। माने आप यदि 5 एकड़ में खेती करते हैं तो कंडे कुंडे और जो घर के जो ईंधन उंधन का जो खर्चा है, गैस का और तमाम तरह की चीजों का, और बच जाता है। क्योंकि गोबर तो एक एकड़ में कितना लगा? गोबर महाराज जी 1 एकड़ में अगर आप इससे बनाते हैं तो 8 से 10 एकड़ एक गाय से आराम से खेती हो जाती है महाराज जी। तो ये मतलब इतना सरल है। और उसका गौमूत्र महाराज जी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, एफिड आ गए, दूध और गौमूत्र मिला लो आप, थोड़ा सा उसमें हींग मिला लो, आप स्प्रे कर दो, चाहे एफिड हो चाहे कोई चीज महाराज बाहर से लेना ही नहीं है महाराज श्री, केवल इसी से काम चल जाता है पूरा। माने वैसे देखा जाए तो ये एक जीरो बजट एग्रीकल्चर इसलिए बोलते हैं कि आपको बाहर से कोई चीज नहीं खरीदनी, अपने घर में कुछ चीजें आप पैदा कर रहे हैं। गुड़ आदि तो गन्ना आदि बोया तो आपने, तो गुड़ अपने घर का ही होगा एक तरह से। अब प्रश्न यह है कि हम औरों से अलग कैसे कर रहे हैं। बहुत लोग ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं, आप भी देश भर में। हमारे जो फार्मूले हैं, हमारी जो प्रपोजिशन है, आप देखिए वो सबसे हटके है और सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाली। औरों से हम हटके इसलिए करते कि उन्होंने तो अपना जीवामृत जैसे बनाया, उन्होंने कहा भाई कि आप गोबर ले लो, दाल ले लो, अब ठीक है, उनका अपनी जगह ठीक है। हम उसमें निरंतर सुधार करते रहते हैं, निरंतर अनुसंधान करते रहते हैं। महाराष्ट्री जीवामृत जो बनाया, लोगों ने दालें बेसन से उससे किया। मुझे जो है, मैंने मसूर की दाल महाराष्ट्री बच रही थी गौशाला फार्म पे, कैंटीन में बच रही, तो मसूर की दाल से बनाया, उससे जो उपज ली तो उससे जो है लगभग 1.2 यानी कि 1.2 गुना फालतू उपज मिली मसूर की दाल से जो हमने तैयार किया, जो ये जीवामृत जो तैयार किया। इसी तरीके से जैसे लोग तालाब की मिट्टी है उसकी है, आप खेत में बड़े पेड़ हैं उनकी मिट्टी आप ले लो, और वो मिट्टी जो है लगभग जितनी ज़्यादा मात्रा में जितना आप गोबर लो, उनका कहना है कि 1 मुट्ठी डाल दो या उतना डाल दो। 1 मुट्ठी से कुछ उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें समझ में नहीं आया, तो हमने तो अच्छे से उसका 10 किलो जैसे महाराष्ट्री गोबर लिया, तो मैंने तो 10 किलो मिट्टी उठवाई उसकी, और 2 किलो अपना ये जो दालों का जो है उसका बनाया वो पूरा। तो संजीवक का इतना अच्छा प्रभाव, केवल 3 बार हम डाले ये फसल को महाराष्ट्री उसमें पका के, तो पूरा इसमें उपज प्राप्त हुई। और ये जो है, जो वर्मी कंपोस्ट जो बता रहे थे अभी, वो वाला भी खाद काफी प्रभावी होता है, सब्जियों पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो। और जैसे इन्होंने बताया कि जब आपका रॉ मटेरियल ठीक है, गोबर ठीक है, तो उसमें कहीं लेड आदि आता ही नहीं है। नहीं तो इसके बारे में एक भ्रांति, सारी लैब में करा दिया मैंने। मैं तो गुरुजी बोले सर, मैंने सबसे बड़ी लैब आपकी जो यहाँ इंडस्ट्रियल श्री राम लैब बोलते हैं लोग दिल्ली की, उस तक में हमने टेस्ट कराया, वो लेड के पार्टिकल्स ही नहीं आए महाराष्ट्री। तो क्योंकि वो जो इसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि विदेशी केंचुआ है, कहाँ से आया है? इटली से महाराज जी बोलते हैं, इटलियन वो आइसिनिया फैटिडा यूटिलस यूज नहीं है। तो वो इटली वाला केंचुआ कहते हैं कि वो पैदा ही करता है, मतलब उसकी नेचर ऐसी है कि वो लेड पैदा करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने हिंदुस्तानी केंचुआ थोड़ा सा ध्यान भजन ज्यादा करता है, तो वो हिंदुस्तानी केंचुए में क्या गड़बड़ है? हिंदुस्तानी महाराज जी ये है उसमें कि एक तो जो है वो गोबर नहीं खाता है आपका, मिट्टी खाता है, और दूसरा ये है उसमें कि वो सेक्स कैपेसिटी उसकी कम है, वो मतलब जनसंख्या कम पैदा करता है। और दूसरा जो है इटालियन, ये बहुत ज्यादा प्रजनन करके अपनी पीढ़ियां बहुत जल्दी से बनाता है, बहुत मतलब ये इसका फास्ट है। तो अपने वाला जो है वो थोड़ा मस्त पड़ा रहता है, मिट्टी भी ज्यादा नहीं खाता। मिट्टी महाराज जी थोड़ा ज्यादा खाता, गोबर वगैरह कम पसंद करता वो, और ये जो है गोबर में ज्यादा रहता है कार्बन कंटेंट में, और सात्विक है वो थोड़ा। जी महाराज, उसकी सात्विक और महाराज जी सबसे बड़ी बात है जी, ऑर्गेनिक खेती वो करते जहां आप वर्मी कंपोस्ट डालो तो ऑर्गेनिक अपना वाला जो केंचुआ है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता। अभी खेतों में आप जाओ, पूरा बरसात के टाइम में ऐसे निकलता, पूरा बिछा हुआ केंचुआ पूरे खेतों में पूरा। हाँ। अपना जो देसी केंचुआ है हमारा जी, खेतों में पूरी तरीके से बिछा हुआ रहता है। मतलब जब ऑर्गेनिक आप खेती करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी यही कि अपना जो है, हाँ, इसमें जो बात है, ये जो अपना केंचुआ है ना, हिंदुस्तानी केंचुआ, ये खेत के लिए अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। खेत में मिट्टी खाने वाला चाहिए, तो अपने वाला जो केंचुआ है ये खाद बनाने वाला नहीं, मिट्टी को खाद बनाने वाला है। और फिर इसकी मिट्टी गोलियों के रूप में आ जाती है। आपने देखा खेतों में भी केंचुए ज्यादा होते, गोली सी बन जाती है। उसका आप टेस्ट करोगे मिट्टी का, वो मिट्टी नहीं है, वो वाकई में खाद है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो अपना हिंदुस्तान वाला केंचुआ भी अच्छा है, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गोबर से खाद नहीं, मिट्टी को खाद बना देता है। क्या जबरदस्त क्वालिटी है उसकी। तो अच्छा, ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं
तो इसमें केचुए ज्यादा पैदा होते हैं। और एक अलग बात यह है, इसमें केचुआ और दूसरे जीव, जितने भी मित्र जीव हैं, वो बहुत ज्यादा पैदा होते हैं ऑर्गेनिक खेती में। एक और जो बहुत बड़ा तर्क है, जैसे स्वस्थ शरीर को, जैसे हम लोगों को कोई बैक्टीरियल वायरल बीमारियां कहां होती, हम तुम्हारे सामने बैठे 20 साल से, हमें कोई बैक्टीरिया ने इफेक्ट नहीं किया, कोई वायरस ने इफेक्ट नहीं किया। जैसे बाबा रामदेव को कोई बैक्टीरिया और कोई वायरस इफेक्ट नहीं करता, ऐसे ही ऑर्गेनिक खेती को जितने भी बीमारियां वो कम से कम लगती हैं, क्योंकि हमने योग से अपने रेजिस्टेंस पावर बढ़ाई। तो नैसर्गिक खाद और कीटनाशक डालने से उन फसलों की भी ताकत बढ़ जाती है। तो उन 10 साल जैसे करते हो गए ना, आप फसलों में बिल्ट कतई नहीं आता है। बिल्ट रोजो वायरस द्वारा बैक्टीरिया होता है, अपनी फसल में बिल्कुल ही नहीं आता, चाहे जैसा बीज हो, बिल्ट आ ही नहीं रहा खेतों में, बिल्कुल बिल्ट चीज होती मटेरियल। तो वो मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाती है, बीज की क्वालिटी, फसल की क्वालिटी इतनी मजबूत हो जाती है, उसके ऊपर बीमारी भी कम आती है। एक साइंटिस्ट है, वो काम कर रहे हैं, बोले भाई सैकड़ों साल हो गए ये जीवों पर शोध करते करते, जीव तो मरे नहीं, जीव मरे नहीं, किसान मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं वो तो और बढ़ते ही जा रहे हैं। और इनका एक साइकिल है, जीव जीव को अपने आप खाता रहता है। तो यदि आपकी नैसर्गिक फसल है तो उसमें दोनों तरह के जीव पैदा होंगे, एक यदि खाने वाला पैदा होगा तो दूसरा उस जीव को खाने वाला वहीं पैदा हो जाएगा, उसको खा जाएगा। तो ये तो अपने आप इनका भी साइकिल मेंटेन होता है। वो भी बताओ जरा। है क्या, जैसे आप ये ऑर्गेनिक खेती करेंगे, जो ये जीव जंतु हैं, इनका अपना पूरा जीवन चक्र है बायोलॉजिकल। जैसे एफिड है, माऊ है, या आपका सफ़ेद मक्खी है, या आपका ये जो अमेरिकन शुंडी है, इनका जीवन चक्र है। ये अधिकांशतः क्या है कि इनका जो पोषण होता है ना, आपका इनऑर्गेनिक, जैसे आप स्प्रे करेंगे, डीएपी यूरिया डालेंगे खेतों में, आप कार्बन ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे, आप और आप कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, तो ये जैसे ही ले लेते हैं, उसमें बैठते हैं, वो खा लेते हैं, तो इनका एक तरीके से उसके प्रति और ज़्यादा वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगली बार आप डालोगे तो और ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अंदर, इनके अंदर, अपने अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते हैं उसके प्रति, जो आप रासायन डाल रहे हैं उसके प्रति। जबकि ऑर्गेनिक आप करोगे तो ऑर्गेनिक में ये बिल्कुल क्या होता है ना, ऑर्गेनिक जो हम स्प्रे करते हैं, हम इनको मारते नहीं हैं। हम ये है कि जैसे मान लीजिए एफिड आ गए, सफ़ेद मक्खी आ गई, हमने क्या किया कि आपको जो है दूध ले लिया, गौमूत्र ले लिया, थोड़ा इसमें हींग डाला, गुड़ डाल दिया, स्प्रे कर दिया। ये क्या हो गया कि इनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, इनका प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। जब प्रजनन क्षमता कम होगी, डाइजेशन कम होगा, तो ये आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। हिंसा करना नहीं है, वहीं के वहीं रह जाएंगे। और रसायन वाला तो वो सीधा उसको मारता है, वो उसके प्रति और ज़्यादा हैबिचुअल होता जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता जाता है, और ज़्यादा रोग आते चले जाते। कपास का यही हाल है। आज हरियाणा में कपास का बुरा हाल यही है कि बीटी कॉटन, कोई भी किसान जो है उसमें अब आज की डेट में पेस्टिसाइड डालना पसंद नहीं कर रहा है। किसी भी से पूछ लो, क्योंकि हम जितना पेस्टिसाइड डालते गए उतनी फसल और कम होती गई। ऑर्गेनिक कर रहा तो उससे कम से कम मिल तो रही है, 8 कुंटल 60 कुंटल जो कपास हो रहा है वो प्राप्त तो हो रहा है। और ये लगातार डालते गए, पेस्टिसाइड डालते गए, हालत ये रही कि 3 कुंटल 4 कुंटल कपास निकला, उनका लागत मूल नहीं निकला कपास का। हरियाणा में ये बुरा हाल हो गया। वो किसान आते हैं, मैंने भी यहाँ लगाया, उनका प्रजाति लगा के महाराज जी देसी उस पर किया पूरा प्रयोग। तो हमेशा जो आपका ये कीट रक्षक हैं, कीट रक्षक का मतलब ये फसल को कीट से रक्षा करते हैं, उनको पूरी तरह से हिंसा नहीं करते, उनको मारते नहीं, उनका बस बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब जैसे सपोज डेट कि गेहूं में आप करते, गेहूं बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसमें जो रस्ट आता है, फंगल आता है, फंगस डिसीज। तो फंगस डिसीज क्या है कि फंगस होते हैं बहुत छोटे छोटे, उधर से बहुत ही जो उसमें लगते हैं। जब हम स्प्रे कर देते हैं पौधे के ऊपर तो एक लेयर बना देते हैं। फंगस जैसे ही आया तो वहाँ पर वो अवचेतन अवस्था में आ गया, वो उतना एक्टिव नहीं हो पाया, बना रहेगा, तो वो अपना उग्र रूप नहीं दिखा पाता, अपनी हाई इंटेंसिटी नहीं दिखा पाता रोग के प्रति। ये सबसे बड़ी बात इसमें है जैविक में। इसी तरह अभी कद्दू पे जो हमने वो किया था, लगभग उसमें 250 कुंटल तक कद्दू 1 एकड़ में उपज आई। लौकी पर किया, तुरई पे किया। करेला का एक एक्सपेरिमेंट आपको बताएं, करेला का बीज अगर यहाँ पर किसी के पास, पूरे आपकी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष की कर रहे हैं, इतना अच्छा करेला का बीज नहीं है जितना कि हमने पतंजलि योगपीठ ने उसको बना लिया। देसी करेला आया था, हमने बनारस के उधर से एक किसान से कलेक्ट किया हुआ था, पिछले 7 सालों पर उस पर काम किया। आज करेला आप उसे देखो, इतना बढ़िया फल, उसका बीज देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी करेले का, इतना बढ़िया। और जो करेला की ईल्ड आई है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसमें जो है 70 से 80 कुंटल करेला मतलब अभी निकल चुका है, और आगे अभी निकलने की और संभावना है, पूरा चल रहा है। करेला का महाराज श्री पूरी प्रमाणिकता के साथ बोला, इतना अच्छा बीज
हो ही नहीं सकता मतलब देश किसी का जितना हमने तैयार किया पतंजलि योगपीठ ने। कहाँ से लिया आपने बीज? महाराज जी ये आज के 4 साल पहले बनारस से लिया था हमने, बनारस से। ये बीजों को भी हमने और बढ़ाया, महाराज देसी जी, बीजों सबसे को। आश्चर्य की बात है, देखो जिससे हमने बीज लिया था वही आए थे, वो आज से बोले कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, आपने कैसे रखा, इसका रख रखाव किया। हमने तो कि इसका रख रखाव तो हम पे तो इतना अच्छा हो ही नहीं पाया। वो टेक्निक है, कई चीजें अभी इतना टाइम नहीं आपको बीज बताने की। टेक्निक भी देसी बीज, आप मल्टीनेशनल कंपनी है, वो सीड के नाम पे बिल्कुल लूट रही हैं। आप अभी खीरा लेने जाओ, टमाटर लेने जाओ, हजारों रुपए का वो आता है, वो अपने खेत में आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा उसमें अलग से ध्यान देने की जरूरत है, उसका रखरखाव करने की है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी उपज मिलेगी, कहीं ज्यादा। हमारा टमाटर आता है इतना गोल मटोल ईल्ड, आप टमाटर एक पौधा लेते हैं, एक पौधे से टमाटर आप कितना 8 किलो 7 किलो मैक्सिमम। जो हाइब्रिड टमाटर आज की डेट में आता है, जो आपकी सेंटेन जो कंपनी है और भी कई कंपनी है जो ये बना रही हैं और ये दे रही हैं, इनकी एक पौधे की जो ईल्ड है वो 7 से 8 किलो की है। हमारा आप टमाटर देखो, हम उसे लगाते हैं अभी अगस्त में, पूरी मार्च तक चलता है और एक पौधे से लगभग 20 से 22 किलो टमाटर लिया है। 20 से 22 किलो टमाटर, गोल मटोल छोटा टमाटर देसी, एक पौधे से महाराष्ट्री। तो वो सीड जो है ना, अपने आप में ही जो है सीड कलेक्ट करना, उसका रखरखाव, उसको प्रैक्टिस करना। सीड जब आप बनाते हैं तो हर पौधा आपका सीड नहीं हो सकता। तो 1 एकड़ में कितना हो जाता है टमाटर? टमाटर मान लीजिए 1 एकड़ में लगभग जो है उपज के ऊपर है कि सर्दियों में लगा रहे हैं तो उसकी ईल्ड ज्यादा होती है, गर्मियों में चूंकि बरसात हो जाती है तो ईल्ड कम हो जाती है। अमूमन जो है 150 से क्विंटल तक आ जाता है, 150 क्विंटल। सर्दियों वाला? सर्दियों वाला 150 क्विंटल, 120 से 150 क्विंटल नॉर्मल। ऑर्गेनिक से 150, केमिकल वाले कर रहे हैं आज हमारे जो अपने वो 120 क्विंटल 130 क्विंटल तक टमाटर। दूसरा शिमला मिर्च भी तो लगाई थी तुमने? जी महाराज जी, शिमला मिर्च भी लगाई है और हमने कई उस पर किए महाराज जी। उस पर बीज पे मैं ये बता रहा हूँ महाराज श्री किसानों को आपको कि जैसे आपके पूरे खेत में आप जाओगे सीड के लिए, केवल जो है 1 एकड़ का खेत है, टमाटर का हो या मिर्च का हो, तो उसमें से मात्र 5 या 6% ही वो पौधे होंगे जिनसे कि आपको सीड लेना है। वो आपको वहां देखना पड़ेगा, उसका पूरा फिनोटिपिकल करेक्टर देखना पड़ेगा, जेनेटिकल, क्योंकि आपने बीज पे किया है। पिछली साल आपको याद होना चाहिए कि हमने जब लगाया था तो इसका पौधा यहाँ ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा, तो वो पूरा उसका फिनोटिपिकल डाटा लेने के बाद ही आप सीड कलेक्ट के लिए उस पौधे को आप निकालेंगे इस तरीके का। तो एक बात खास ये भी है कि और ये कुदरती खेती करते करते हमारे राजेश जैन जो है वो अच्छे वक्ता भी बन गए हैं। महाराज श्री का पहले बोलता था तो बहुत घबराता था, तो लगता है कि ये खेती करता है तो महाराज जी लोग आते, किसान लोग आते रहते हैं, साग सब्जी वही खाता है ना जी महाराज जी, साग इसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है। हाँ। अब महाराज श्री मैं सुबह 6 बजे फार्म पे आता हूँ, बिल्कुल सूर्य अस्त के बाद ही निकलता हूँ। मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत नाराज रहती कि आप कैसे वो जो लेक्चरर है गवर्नमेंट, उसमें बोलती कि आपने ना, मैं आज तक शादी के बाद आप आशा करो कहीं मैं घूमने नहीं गया, एक दिन भी कोई पिकनिक नहीं मनाई है। पूरा मैं 2400 मतलब जो है घंटे और 365 दिन समर्पित रहते हैं अपने फार्म के लिए। ये मिशनरी है पूरा। यहाँ हमने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बुलाए, कोई साइंटिस्ट नहीं टिक पाया, अकेला टिका हुआ बहुत से साइंटिस्ट जो है ना 2-4 दिन आते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। खेती में रिसर्च वही कर सकता है जो सुबह से शाम तक, जैसे इसने बताया, जो खेत में रहेगा। पशु के साथ काम वही कर सकता है जो पशु के साथ जागता है और पशु के साथ सोता है। माने हमने तो गौशाला में जो सेवा करते हैं उनका शयन कक्ष वहीं बना रखा, ऊपर मचान बना रखी है, वहीं रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि राजेश जैन जो है ये कोई नौकरी की तरह काम नहीं करता, कोई ओवर टाइम के लिए काम नहीं करता, मिशनरी भाव से काम करता है। इसके लिए भी ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए, तब जाकर के किसी, अब ये लगातार लगा ही रहता है। शुरू में तो इसके भी पंजे नहीं लगने दिए थे लोगों ने, इसको बावड़ा बावड़ा कहते रहते थे। अब ये इतना सियाना हो गया, साइंटिस्टों को पढ़ाने लग गया तो है। लेकिन आदमी के अंदर ना हौसला होना चाहिए और उसको लगन होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ का एक जीता जागता प्रमाण ये राजेश जैन भी है। आज इसने अपनी पुरुषार्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया है और लोग बहुत सीख रहे हैं इससे, तो बहुत बहुत आशीर्वाद जी। बरसे मैं प्याज पर किया, प्याज पर भी अनुसंधान किया। हालांकि हमारा संस्था है तो प्याज को ज़्यादा है वो नहीं, तो हम सफ़ेद प्याज पे भी काम किया, क्योंकि वो आई ड्रॉप बनता महाराष्ट्री अपना, उसमें सफ़ेद तो बाजार से लेते थे उसमें, तो हमने सफ़ेद प्याज, पूसा रेड दोनों पे किया। पहले बाहर से हमें गुजरात से मंगानी पड़ती थी।
तो उससे महाराज जी वो क्वालिटी कंट्रोल में जब जाता तो कहते ये प्याज कहाँ से, बताया था नहीं, भरत भैया उन्होंने कहा बताना नहीं इनको कहाँ से आया, देखने दो टेस्ट करके। तो रिपोर्ट देखा कि उसमें सबसे ज्यादा एल्कलॉइड है, सबसे ज्यादा वो बेनिफिशियल उसमें आता है इसके। तो उस ऑर्गेनिक तरीके से उसको पूरा उगाया। वो कितना पैदा करने लग गए? जी महाराज जी उसका 70 कुंटल तक आया उपज, अभी 70 से 80 कुंटल सफेद प्याज। वो यहाँ मिट्टी बहुत, मैंने कहा कमजोर मिट्टी पर हमने शोध किए हैं। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई, प्रणाम महाराज। बहुत बहुत आशीर्वाद।